नमस्कार प्यारे बच्चों। अभी तक हमने आय विधि एवं व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय के सवालों को हल करना सीखा था। आज हम जो मेथड करने वाले हैं उसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड, यानी कि मूल्य वृद्धि विधि। इसके द्वारा हम राष्ट्रीय आय के सवालों को हल करने का तरीका देखेंगे। मूल्य वृद्धि विधि द्वारा हम GVA एट MP अर्थात ग्रोस वैल्यू एडेड सकल मूल्य वृद्धि मार्केट प्राइस पे ज्ञात करेंगे। तो GVA एट MP पे निकालने के लिए हमें सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट में से घटाना होगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है उत्पाद का मूल्य, जो अंतिम उत्पाद का मूल्य होता है, और उसमें से मध्यवर्ती वस्तुओं के उपभोग की हमने जो वैल्यू है वो घटा देनी है। इसमें दो भाग हमें देखने को मिल सकते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट के हमें दो भाग देखने को मिल सकते हैं, सेल्स के रूप में और दूसरा चेंज इन स्टॉक के रूप में। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट सीधा नहीं दिया मिलेगा, जो कि अक्सर नहीं होता है हमारे सवालों में, सबसे पहले हमें सेल्स दी हुई मिलेंगी और दूसरा हमें स्टॉक में परिवर्तन अर्थात चेंज इन स्टॉक के रूप में मिलेगा। जो चेंज इन स्टॉक है बेटा, ये हम पहले से ही जानते हैं कैसे निकालते हैं। चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए हमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके हम चेंज इन स्टॉक की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर सेल्स हमें सीधे सेल्स के रूप में दी हुई हैं तो हमें सेल ले लेनी है। अगर सेल के भी आगे कंपोनेंट अगर दिए मिले सवाल में तो वो इस प्रकार से हो सकते हैं, डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट्स के रूप में। डोमेस्टिक सेल मतलब घरेलू बिक्री और एक्सपोर्ट्स का मतलब निर्यात के रूप में। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी मध्यवर्ती वस्तुओं के उपभोग में हमें अगर डायरेक्ट नहीं गिवन है तो दो कंपोनेंट देखने को मिल सकते हैं। पहला है बेटा डोमेस्टिक परचेज के रूप में अर्थात घरेलू जो खरीदारी है, और दूसरा है इंपोर्ट्स यानी आयात के रूप में। इसी प्रकार से इस फॉर्मूले को अगर हम हिंदी में देखें तो बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि ज्ञात करने के लिए अर्थात GVA एट MP निकालने के लिए हमें उत्पाद के मूल्य में से घटा देना है मध्यवर्ती उपभोग को। उत्पाद के मूल्य के दो भाग हो सकते हैं, बिक्री और स्टॉक में परिवर्तन के रूप में। बिक्री के आगे घरेलू बिक्री और निर्यात के रूप में देखने को मिल सकता है, और मध्यवर्ती उपभोग हमें घरेलू खरीद एवं आयात के रूप में देखने को मिल सकता है। आगे हम इन्हें सवालों के द्वारा हल करके देखते हैं। आइए एक सवाल के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। निम्न आंकड़ों के आधार पर फर्म X और फर्म Y की मूल्य वृद्धि आकलित करें यानी ज्ञात करें। तो हमें इस सवाल के द्वारा फर्म X और Y दो फर्में दी गई हैं, इन दोनों फर्मों की मूल्य वृद्धि को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम हमारा फॉर्मूला देख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, GVA एट MP इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है इसमें सेल्स और चेंज इन स्टॉक, दो बातों को हमने जोड़ना है। तो सबसे पहले बेटा हम इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं, जो इस प्रकार से मैंने बनाई हुई है। सबसे पहले हम एक ये लाइन खींचेंगे और एक इस प्रकार से लाइन खींच देंगे। चूँकि यहाँ पे हमने दो फर्मों का डाटा से ये सवाल को हल करना है, इसलिए हम एक लाइन यहाँ पे खींच देंगे और एक यहाँ पे, जिससे यहाँ पे हम लिख देंगे फर्म X और ये हो गई हमारी फर्म Y। हमें GVA एट MP ज्ञात करना है, जिसके लिए हमने दो कंपोनेंट सेल्स और चेंज इन स्टॉक को जोड़ना है और उसमें से माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो हम जो प्लस वाली चीज़ें हैं उनको इस साइड रख लेते हैं, जिसमें हमने दो बातें सेल्स और चेंज इन स्टॉक को जोड़ना है यानी बिक्री और स्टॉक में परिवर्तन को, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी मध्यवर्ती वस्तुओं के उपभोग को घटाना है, वो हमने माइनस वाली सारी बातें हम इस साइड रख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या दिया हुआ हमें। फर्म X द्वारा परिवारों को बिक्री जो कि है 50 लाख, अर्थात फर्म X की सेल का एक पार्ट है वो है 50 लाख रुपए। तो हमने ये फर्म के 50 लाख रुपए फर्म X में ऐड कर दिए। उसके बाद फर्म Y द्वारा परिवारों को जो बिक्री है वो है 540 लाख रुपए। तो फर्म Y की सेल्स में ये जुड़ जाएंगे 540 लाख रुपए, ये हमने यहाँ लिख लिए हैं। उसके बाद फर्म Y द्वारा निर्यात है 60 लाख रुपए। तो फर्म Y का निर्यात है अर्थात ये इसकी सेल्स का हिस्सा है, तो ये हमने 60 लाख रुपए इसमें जोड़ दिया है फर्म Y में। फर्म X के भंडार में परिवर्तन अर्थात चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म X ये है 30 लाख। तो ये हमारा चेंज इन स्टॉक की वैल्यू हो गई 30 लाख, जो कि हमने फर्म X में प्लस कर दिए हैं। इसी प्रकार फर्म Y के भंडार में जो परिवर्तन है वो है 20 लाख रुपीज़। तो ये फर्म Y का चेंज इन स्टॉक 20 लाख, ये हमने यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद है फर्म X का आयात। फर्म X का आयात ये 80
लाख रुपए है, जो कि एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। हमने कहा था इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर सीधा सीधा दिया मिलेगा तो हम उसकी पूरी वैल्यू लिख लेंगे, अगर नहीं दिया है तो जो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन के कंपोनेंट होते हैं हम उसको यहाँ लिख लेंगे। और चूंकि ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, इसको हमने सेल्स और चेंज इन स्टॉक में से घटाना है, इसलिए हमने इसको -80 यहाँ लिखा है। इसके बाद है फर्म एक्स द्वारा फर्म वाई को बिक्री। यहाँ समझने वाली चीज़ है कि फर्म एक्स ने फर्म वाई को बेचा है, तो फर्म एक्स की तो ये सेल है बेटा, इसलिए हमने फर्म एक्स में 150 लाख जो है ये प्लस कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। लेकिन वाई को बेचा गया है, अर्थात वाई ने खरीदा है, तो वाई का इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, इसलिए हमने 150 लाख रुपए को वाई के इंटरमीडिएट कंजम्पशन में लिख लिया है -150। इसी प्रकार से फर्म वाई का जो आयात है वो है 400 लाख रुपए, अर्थात ये भी एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन का कंपोनेंट है। ये 400 लाख रुपए हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन में फर्म वाई के लिख लिया है। इस प्रकार हमने सारे डाटा को एक प्रकार से अरेंज कर लिया है। अब हम सबसे पहले फर्म वाई एक्स द्वारा की जाने वाली मूल्य वृद्धि को ज्ञात करेंगे। तो पहले सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक को जोड़ लेते हैं। 50 लाख, 30 लाख और 150 लाख, ये मिलाकर के हो गए 230 लाख। इसी प्रकार से 80 लाख रुपए इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, जो हमने 230 लाख में से घटाया। तो इस प्रकार से हमें फर्म एक्स की जो है ग्रोस वैल्यू एडेड पता चलती है, वो है 150 लाख रुपीज़। इसी प्रकार से फर्म वाई की सकल मूल्य वृद्धि निकालेंगे तो 540 लाख प्लस 60 लाख प्लस 20 लाख, ये हो जाएगा बेटा 620 लाख रुपए। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो 150 और 400 लाख रुपए था, ये कुल मिला के 550 लाख रुपए हो जाता है। जब हम सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक 620 लाख में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन 550 लाख को घटाते हैं तो ये हमारा बच के 70 लाख रुपए आ जाता है, जो कि फर्म वाई द्वारा की जाने वाली सकल मूल्य वृद्धि है। इस प्रकार प्रश्न में जो पूछा गया था, फर्म एक्स और वाई द्वारा की जाने वाली मूल्य वृद्धि, फर्म एक्स द्वारा की जाने वाली मूल्य वृद्धि 150 लाख रुपए और फर्म वाई द्वारा की जाने वाली मूल्य वृद्धि 70 लाख रुपए है। अगर दोनों फर्मों द्वारा ग्रोस वैल्यू एडेड अगर पूछी जाए तो दोनों फर्मों का हम जोड़ लेंगे, 150 लाख प्लस 70 लाख, ये बेटा हो जाएगा हमारा 220 लाख रुपए। इसी प्रकार से अब हम एक दूसरे सवाल के द्वारा इस विधि को और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। निम्न आंकड़ों के आधार पर फर्म ए तथा फर्म बी द्वारा की गई मूल्य वृद्धि का आकलन करें। तो दो फर्में हैं बेटा, फर्म ए और फर्म बी की हमने सकल मूल्य वृद्धि यानी GVA/MP का जो है कि गणना करनी है। सबसे पहले हमने वही हमारी टेबल बनाई, एक इस प्रकार से लाइन खींची और फिर एक इस प्रकार से, और बीच में से हमने इसे डिवाइड कर दिया क्योंकि यहाँ फर्म ए और यहाँ फर्म बी का डाटा हमने लिखना है। फॉर्मूला वही है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को जोड़ना है और माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। तो सबसे पहली टर्म है फर्म ए द्वारा शेष विश्व से की गई खरीद 40 लाख। फर्म ए ने खरीदा है, अर्थात ये इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, इसलिए हमने -40 इंटरमीडिएट कंजम्पशन में लिख लिया है। फर्म बी का निर्यात 40 लाख, फर्म बी ने बेचा है तो ये 40 लाख रुपए हमने इसमें फर्म बी में ऐड कर दिए। फर्म ए द्वारा बी से खरीद, अर्थात फर्म ए ने खरीदा है और किससे खरीदा है, फर्म बी से। फर्म ए ने खरीदा है तो माइनस में 60 लाख इंटरमीडिएट कंजम्पशन में, और इसी प्रकार से खरीदा किससे है, बी से खरीदा है, चूंकि बी फर्म से खरीदा है इसलिए हमने इसमें बी फर्म में 60 लाख रुपए ऐड कर दिए हैं। इसी प्रकार से फर्म ए द्वारा परिवारों को बिक्री 20 लाख रुपए, तो फर्म ए ने बिक्री की है तो इसमें हमने 20 लाख क्या किया है, फर्म ए की सेल में ऐड कर दिया है। फर्म ए द्वारा निर्यात 40 लाख रुपए, फर्म ए ने एक्सपोर्ट किया है 40 लाख रुपए, ये हमने फर्म ए में ऐड कर दिया है। फर्म ए का प्रारंभिक स्टॉक है 45 लाख और अंतिम स्टॉक है 30 लाख। तो चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक को घटा देंगे, 30 लाख में से 35 लाख रुपए हमने घटाया तो ये माइनस का 15 लाख रुपए हमने इसमें ऐड करना है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए -15 लाख चेंज इन स्टॉक। इसी प्रकार से फर्म बी का प्रारंभिक स्टॉक जो है 40 लाख और वास्तविक स्टॉक यानी अंतिम स्टॉक, ये कई जगह वास्तविक स्टॉक के नाम से भी लिखा आता है, ये है 30 लाख। तो 30 में से 40 लाख घटाए, ये माइनस का 10 लाख हो गया, तो ये हमने फर्म बी में -10 लाख रुपए ऐड किए, तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 10 लाख हो जाएगा। इसी प्रकार से फर्म बी द्वारा फर्म ए से खरीद, अर्थात फर्म बी ने क्या किया है, फर्म ए से 60 लाख रुपए की खरीद की है, तो 60 लाख रुपए ये फर्म बी का जो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा, और ये फर्म ए से खरीदा इसलिए फर्म ए की सेल्स में 60 लाख रुपए जुड़ जाएंगे। अब हम दोनों फर्मों का अलग अलग मूल्य वृद्धि काउंट कर लेते हैं। तो 20 लाख प्लस 40 लाख और 60 लाख ये हमारे हो गए 120 लाख, जिसमें से -15 लाख ये घटाए तो 105 लाख रुपए हमारे क्या गए हैं, ये सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को जोड़ने से मिला है।
अब जो हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारा लगा है वो 40 और 60 100 लाख रुपए है। तो 105 लाख में से 100 लाख जब हमने घटाया तो ये हमारा 5 लाख रुपए सकल मूल्य वृद्धि फर्म ए द्वारा हमें प्राप्त हो गई है, जो कि 5 लाख रुपए है। इसी प्रकार फर्म बी का हम चेक कर लेते हैं। 40 और 60 100 लाख माइनस 10 90 लाख जो है ये इनका सेल्स और चेंज इन स्टॉक अर्थात वैल्यू ऑफ आउटपुट है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन 60 लाख था, ये हमने 90 में से 60 लाख घटाया तो 30 लाख रुपए हमें क्या प्राप्त हो गया, फर्म बी द्वारा की जाने वाली सकल मूल्य वृद्धि। इस प्रकार जो प्रश्न में पूछा गया था फर्म ए द्वारा कितनी मूल्य वृद्धि की गई है वो 5 लाख रुपए है, फर्म बी द्वारा की गई है वो 30 लाख रुपए है। अगर दोनों फर्मों द्वारा सकल मूल्य वृद्धि हम निकाल लेंगे तो 30 लाख प्लस 5 लाख ये हमारा 35 लाख रुपए दोनों फर्मों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि निकलती है। एक और उदाहरण के द्वारा हम इस विधि को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अगला हमारा सवाल है, एक्स फर्म के बारे में दिए गए निम्नलिखित आंकड़ों से उसके द्वारा किया गया साधन लागत पर शुद्ध वर्धित मूल्य अर्थात मूल्य वृद्धि का परिकलन करना है। इसमें हमसे जो पूछा गया है बेटा वो पूछा गया NVA एट FC अर्थात नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट के बारे में हमने निकालना है। और ये केवल एक ही फर्म एक्स का डाटा हमें दिया गया है, जरूरी नहीं हमें 2 फर्मों का डाटा मिले, ये केवल एक सिंगल फर्म का है। तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा निकालने के लिए। सबसे पहले हम GVA एट MP पे आएंगे और GVA से फिर हम NVA एट FC पर हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। GVA एट MP पे जाने के लिए हमारा वही फॉर्मूला रहेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक जोड़ना है और इसमें से घटाना है हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। तो सबसे पहले हमें दिया गया है बिक्री 350,000। तो बिक्री जब हमें सीधे सीधे मिल जाती है, जब भी किसी सवाल में हमें बिक्री सेल्स किसी भी फर्म की हमें सीधे मिल जाएगी तो हमने फिर उस फर्म ने कहाँ बेचा है, परिवारों को बेचा है या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर को बेचा है, कहीं भी बेचा है, हमें उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना होता है। जब बिक्री हमें सेल्स सीधे मिल जाएगी तो उसके कंपोनेंट में नहीं जाना है, हमें सेल्स सीधे सीधे मिल गई है। 350,000 जो है ये हमारी सेल्स दी गई है। इसके बाद हमने चेंज इन स्टॉक को देखना है। चेंज इन स्टॉक प्रारंभिक स्टॉक दिया गया है 30,000 और अंतिम स्टॉक दिया गया है 20,000। तो 20,000 में से जब हमने क्या करना है 30,000 को घटाना है तो कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये वैल्यू चेंज इन स्टॉक की, यानी हमारा जो है चेंज इन स्टॉक ये 10,000 रुपये आया है माइनस का। तो 350 में से ये 10,000 घटाएंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त होती है 340,000 रुपये। ये हमारी सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक हो जाता है। तो मशीनों का क्रय 150,000 और मध्यवर्ती उत्पादों का क्रय 170,000 रुपये। हमने यहाँ पे केवल मध्यवर्ती उत्पादों का क्रय 170,000 रुपये माइनस में लिखा है। हमने इसमें मशीनों का क्रय जो है वो नहीं लिखा है, क्योंकि जब हमें कोई भी टर्म पूरी मिल जाती है तो उसके कंपोनेंट की तरफ हम नहीं जाते हैं। मध्यवर्ती उत्पादों का क्रय यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जब पूरी कॉस्ट हमें 170,000 रुपये के रूप में मिल चुकी है तो अब उसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी को गया, कितना रेंट को गया, कितना की मशीन खरीदी, ये सब कंपोनेंट हमने नहीं देखने हैं। इस प्रकार से उलझाने के लिए ये टर्म अक्सर डाल दी जाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसको ध्यान में रखना है। जिस प्रकार हमें सेल सीधे सीधे मिल गई थी उसी प्रकार हमें मध्यवर्ती वस्तुओं का उपभोग सीधे सीधे मिल गया और हमने इसकी वैल्यू 170,000 रुपये लिख ली है। तो 340,000 में से जब 170,000 को घटाया तो ये हमारे पास प्राप्त हुआ 170,000। फर्म एक्स द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि जो है वो है 170,000 रुपये। तो फर्म एक्स द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि 170,000 रुपये। लेकिन प्रश्न में हमसे पूछा गया है साधन लागत पर शुद्ध वर्धित मूल्य यानी मूल्य वृद्धि NVA एट FC की हमने जो है गणना करनी है। तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है GVA एट MP की। अब GVA एट MP से हमने जाना कहाँ है, NVA एट FC पे। तो सबसे पहले G से N पे जब भी हम जाते हैं अर्थात ग्रोथ से नेट पे जब भी जाना होता है तो क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। VA सेम है वैल्यू एडेड। अब चेंज क्या करना है, दूसरा मार्केट प्राइस से हमने जाना है फैक्टर कॉस्ट पे। जब भी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को हमने क्या करना है, माइनस करना है। NIT कैसे निकालते हैं, NIT निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है IT माइनस सब्सिडी, यानी अप्रत्यक्ष कर में से सब्सिडी को घटा देंगे तो हमारे पास शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकल कर आ जाएगा। चूंकि प्रश्न में हमें IT यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया गया है, जब कोई कंपोनेंट नहीं दिया गया होता है तो उसकी वैल्यू हम 0 मान लेते हैं। तो IT की वैल्यू 0, घटाना क्या था, सब्सिडी यानी आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता के रूप में हमें 40,000 रुपये दिए गए हैं जो कि हमने 0 में से घटाने हैं। तो 0 में से 40 घटाएंगे तो ये माइनस 40,000 ही आ जाएगा। इस प्रकार से NIT की वैल्यू क्या हो गई, -40। तो 170 में से 30 घटाया 140 और ये माइनस माइनस प्लस का 40
हो गया, तो 140 और 40 180,000, ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये NVA एट FC नेट वैल्यू एडेड FC, ये एक्स फर्म द्वारा शुद्ध मूल्य वृद्धि साधन लागत पर। तो इस प्रकार से आशा है कि आप जो फर्मों वाले सवाल हमें मूल्य वृद्धि विधि द्वारा निकालने होते हैं ये बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। इस प्रकार से एक टेबल जब आप ये बना लेते हैं, इसमें एक तरफ प्लस कर लेंगे, एक तरफ माइनस वाला इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा, और लास्ट में हमारा क्या निकलता है, ये वैल्यू एडेड आ जाती है, जो कि GV एट MP, जो हमारी GDP एट MP के बराबर होती है। और फैक्टर एडजस्टमेंट के द्वारा एक फैक्टर से दूसरे फैक्टर पर हम किसी भी समय आसानी से पहुंच सकते हैं। उम्मीद है नेशनल इनकम की तीनों विधियां के जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमने सीखी हैं, ये आपको पेपर में बहुत काम आएंगी और आप इसमें से बहुत अच्छे मार्क्स लेने में सक्षम हो पाएंगे। धन्यवाद।